तो जैसे कि स्टूडेंट्स आज बारी है उन न्यूमेरिकल्स की जो डायग्राम वाले होते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट भी लगते हैं। तो 13.7 एक और डायग्राम वाला न्यूमेरिकल, इसमें हमें किरचॉफ्स सेकंड रूल अप्लाई करना। दो बैटरीज लगी हुई हैं E1 E2 और दो ही रेजिस्टर्स हैं। अगरचे इससे अगले वाले न्यूमेरिकल में रेजिस्टर्स की वैल्यूज ज़्यादा है, तो लेकिन ये हमारे लिए उसने आसान बनाया है। तो कुछ बुक्स में इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में जो लूप्स, क्योंकि किरचॉफ के रूल को अप्लाई करने का एक पूरा प्रोसीजर, उस प्रोसीजर में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो सर्किट डायग्राम बनाना होता है। सर्किट डायग्राम हमने पहले से बना रखी है जो बुक में भी दी हुई है। उसके बाद करंट लूप्स को डिसाइड करना होता है। आपकी अपनी चॉइस होती है कि उन्हें करंट को क्लॉकवाइज ले लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज लें। अब मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो करंट फ्लो करेगा इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो पहली लूप मैंने I1 के नाम से ली है ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब किरचॉफ रूल के प्रोसीजर की इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरफ आपने पहली लूप ली है बाकी सारी लूप्स जितनी भी उस डायग्राम में लूप्स बनेंगी सारी उसी डायरेक्शन में होगी। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो अगली लूप भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगी। तो ये मैंने I2 नाम की जो लूप है ये भी एंटी क्लॉकवाइज ले ली। इंटरेस्टिंग बात यह है कि I1 और I2 ही हमें फाइंड भी करने हैं इस टॉपिक में, राइट बेटे? तो लो बेटे, सबसे पहले हम लूप I1 की इक्वेशन बनाएंगे। लूप इक्वेशंस चौथा स्टेप है। लूप इक्वेशंस बनाएंगे और पांचवा स्टेप है उन इक्वेशंस को अननोन क्वांटिटीज के लिए सॉल्व कर। तो लूप इक्वेशन 1, तो यहां से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। इस लूप में दो ही तो एलिमेंट हैं, एक ये और एक रेजिस्टर, इसका नाम R1 है। और किरचॉफ का सेकंड रूल क्या है? सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बैटरी को कंसीडर करते हैं। जब लो से हाई जाते हैं तो बैटरी का पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव लेते हैं। किसी बैटरी में हाई से लो जाएंगे, हाई से लो जाएंगे, मेरे हाथ के इशारे को तरफ ले, हाई से लो जाएंगे यानी एनर्जी लॉस, हाई से लो एनर्जी, तो ये पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगा। और लो से हाई का मतलब एनर्जी गेन, ये पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होगा। ये किरचॉफ का रूल है। तो यहाँ पे लो से हाई है, लो से हाई, तो ये एनर्जी गेन है, एनर्जी गेन पॉजिटिव होगा। लेकिन जब यही करंट रेजिस्टर में से गुजरेगा तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लूप, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लूप ये नेगेटिव होता है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लूप ये पॉजिटिव होता है। मैं समझाता हूँ इसको। करंट इधर से इधर जा रहा है ना लूप का, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। करंट इधर से इधर जा रहा है तो करंट तो हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, करंट तो हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। तो हाई से लो जाना, फिर हाथ के इशारे को देखिए, हाई से लो जाना ये नेगेटिव है, ठीक है? तो लूप की डायरेक्शन जिस तरह भी लूप जा रहा है वो करंट चेंज, वो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव है। और करंट की वैल्यू क्या है जी? I1। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है बेटा? R1। लेकिन आप क्लियर देख सकते हो कि R1 में एक करंट नहीं बल्कि दो करंट है। अगर ये वाले करंट का पोटेंशियल चेंज नेगेटिव लिया है तो इसके ऑपोजिट जो भी करंट होगा उसका पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होगा। इसका ऑपोजिट करंट का नाम क्या है? I2। और किस में से गुजर रहा है? R1 से। भाई मैं ये I और R को मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? I और R को मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही तो हम ला है V इज इक्वल टू जो हमें पोटेंशियल चेंज प्रोवाइड करता है। और अलोंग द लूप, फिर से दोहराता हूं बार बार ताकि आपके जहन में पक्की हो जाए ये बात। अलोंग द लूप पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होता है और ऑपोजिट टू द करंट लूप पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव। ये वाली लूप जो आप स्टडी कर रहे हो लूप 1, लूप 1 के अलोंग जा रहे हैं, इसका मतलब आप हाई से लो जा रहे हैं।
और जो करंट इस लूप के ऑपोजिट जा रहा होगा इसका मतलब है वो लो से हाई जा रहा है। लो से हाई क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। तो एक पॉजिटिव हो गया एक, और यहाँ पे लिखिए सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू 0। किरचॉफ सेकंड रूल। अब हमें वैल्यूज प्लेस करनी है। E1 की वैल्यू 9, I1 तो फाइंड करना है। R1 की वैल्यू है 18 ओम, मैं 18 पहले लिख देता हूँ। होता है ना कांस्टेंट पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं, जैसे 2x लिखते हैं ना मैथमेटिक्स में। इसी तरह यहाँ पे R1 की वैल्यू अगेन 18 और I2 हमने फाइंड करना है, ये बाद में लिखा। अब इसे सही मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो ये +9 इधर आके क्या हो जाएगा? -9। ओके, जरा देखो कोई चीज कैंसिल हो रही? यस, 9 से डिवाइड कर सकते हैं तो लिखते हैं डिवाइड बाय 9। तो ये क्या आ जाएगा? 9 2s are 18। यहाँ पे क्या आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 पे चलते हैं। लूप 2। अब मैं चाहता हूं कि लूप 2 की इक्वेशन बनाने में आप मेरी हेल्प करें। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। जरा देखें, ये करंट लूप हाई से लो जा रही है या लो से हाई जा रही है? यस, लो से हाई। आपने ये बोलना लो से हाई जा रही है, तो बाकी बच्चे खुद ही समझ जाते हैं कि लो से हाई जा रही है, इसका मतलब है प्लस हो, तो इसे हम कहेंगे E2। ओके, अब यहां से इधर आ गए। अब लूप तो हमेशा हाई से लो जाते हैं। अब ये लो हाई आपने अपने ज़हन से इरेज कर देनी, क्योंकि अब आप लूप I1 को स्टडी नहीं कर रहे, अब आप लूप I2 को स्टडी कर रहे हैं। तो ये हाई से लो, अलोंग द लूप अगेन नेगेटिव, अलोंग द लूप नेगेटिव हो। कौन सा करंट है अलोंग द लूप? I2। किस में से गुजर रहा है? R1 में से गुजर रहा है। लेकिन क्या R1 में कोई और करंट भी गुजर रहा है? यस, अब I1 पॉजिटिव होगा। आपको क्लियर हो गया होगा कि इस लूप को स्टडी करते हुए अलोंग द लूप I2 नेगेटिव कंसीडर होगा इसका पोटेंशियल चेंज, और क्योंकि वो इसके अपोजिट I1 है उसका पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव कंसीडर होगा। राइट, अब ये करंट यहां से होता हुआ R2 में पहुंच गया। अब फिर अलोंग द लूप, अलोंग द लूप, अलोंग द लूप क्या लिखेंगे? ठीक हो गया, I2 नेगेटिव, और ये सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू 0। लो जी, वैल्यूज प्लेस करें। 6, I2 फाइंड करना है। R1 की वैल्यू 18 है। R1 की वैल्यू क्या है जी? 18 अगेन। I2 फाइंड करना है। R2 की वैल्यू क्या है जी? 12। अब इस इक्वेशन को भी हम थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। आप देख रहे हो I2 दो दफा नजर आ रहा है हमें। -18 -12 कितने हो गए बेटे? -13। और I1 पहले लिख लेते हैं तरतीब I1 I2 के लिहाज से, और अगेन ये 6 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। राइट बेटे, अब देखो पूरी इक्वेशन, ओके 6 से डिवाइड करो, ओके 6 5, और यहां पे गुड। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इन दोनों इक्वेशंस में हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं और कोएफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखो इस इक्वेशन के स्टार्ट में 2 है, इस इक्वेशन के स्टार्ट में 3 है, क्या किया जाए? ऐसा करें, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा,
और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे यही करता हूँ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। चलो पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाओ भाई। ओके 6i1 6i2 ओके -3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो बेटे, प्लस 6 -10 -2। ओके अब मेरा ख्याल है सिंपल, दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें तो हमारा मामला हल हो सकता है। ऐड ये कैंसिल, इधर से सब्ट्रैक्शन करने से क्या आएगा? ओके माइनस भी कैंसिल कर दें। आई होप आपके बुक में ये वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट हो। 1.25 वहां पे माइनस में आंसर होगा, हमारा आंसर प्लस में, क्योंकि आपकी बुक ने इनको क्लॉकवाइज कंसीडर किया था, आंसर माइनस आया। यानी उन्होंने जो कंसीडर किया था करंट, एक्चुअल करंट उसकी अपोजिट है जो आपकी बुक में, लेकिन हमने एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किया और आंसर पॉजिटिव आया, यानी हमारी कंसीडरेशन परफेक्ट। आप सवाल कर रहे थे सर, जो यहाँ पे लूप 2 में -i2 R2 है, जब R1 से नीचे इंटीग्रेट दोबारा जाएगा तो यहाँ से हाई से लो की तरफ दोबारा जाएगा। अलोंग द लूप जो भी है ना, अलोंग द लूप यानी इस तरफ करंट जा रहा है तो ये हाई से लो ही जाता है, क्योंकि करंट हमेशा जाता ही हाई से लो। सर ये देखिए, I2 E2 से जब R1 की तरफ गया है, यहाँ से यहाँ गया R1 की तरफ, हाई से लो की तरफ, हाई से लो, वो भी हमने R1 में जाके यहाँ पे हाई कैसे हो गया? नहीं, R1 में यहाँ से यूं गया ना, जी, यहाँ पे हाई रहा होगा, यहाँ पे लो रहा होगा, तो फिर वो तो लो से अच्छा हाई से लो। अब इसमें से गुजरा है तो ये हाई से लो, ये ओवरऑल लो तो ये है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटे, I2 हमने फाइंड कर लिया, अब हमने क्या फाइंड करना है? I1। तो यकीनन ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में जिसमें मर्जी पुट करो, हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, देखेंगे फ्रेम में है। ओके पुट इन इक्वेशन 2। ओके मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रेम के अंदर ही रहे। ओके ये आ रहा है 3i1 माइनस 5। अब I2 की वैल्यू 1.25 पुट करें, इज इक्वल टू माइनस 3i1। अब इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चेक करें आंसर, कैलकुलेट भी कर लें एक बार। अब इसको 3 से डिवाइड कर लें बेटे, देखिए जी क्या आंसर आ रहा है, 1.75 एम्पियर। ठीक है। अब अगर वो कहे कि रेजिस्टेंस R1 में से गुजरने वाला करंट बताओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने I1 भी फाइंड कर लिया, आपने I2 भी फाइंड कर लिया, लेकिन R1 में से दोनों करंट गुजर रहे हैं और दोनों अपोजिट गुजर रहे हैं, तो R1 का जो करंट होगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक करंट बॉटम से टॉप जा रहा है, एक करंट टॉप से बॉटम आ रहा है, एक 1.75 है, एक 1.25 है। ये करंट है R1। क्लियर?